Hello everyone. Today I'm going to start a new chapter. The name is kinematics. So kinematics जो हमारे पास chapter है, this can also be regarded as the first chapter in physics after basic maths and vectors. वो दोनों maths के topics हैं. Kinematics हमारा पहला physics का chapter माना जा सकता है. तो जब हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैं एक बेसिक ब्रेकडाउन दे देता हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि ताकि हम इस चैप्टर को और अच्छे समझ पाएं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इन द इंटायरिटी ऑफ फिजिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ये, और इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा और भी टाइप की मैकेनिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज की जाती है या फिर अनडिफरेंशिएबल पार्टिकल्स के लिए यूज की जाती है, जिसमें आप किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और दूसरा हमारे पास जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो नॉर्मल पार्टिकल्स के लिए की जाती है बट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स, प्रेफरेबली क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारे पास सिंपल पार्टिकल्स के लिए यूज की जाती है एट सिंपल स्पीड्स। इसको फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हमारे पास होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा हमारे पास होता है डायनेमिक्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायनामिक्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से है कि भाई काइनेमेटिक्स के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या प्रॉब्लम के वेरिएबल या सॉल्विंग वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और डायनामिक्स के थ्रू उसके कॉज को, जिसने उसका मोशन करवाया, उसको समझने की कोशिश करता है। तो काइनेमेटिक्स प्राइमरली हमारे पास जो होता है, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन वेरिएबल्स। अब मोशन वेरिएबल्स क्या होते हैं? मोशन वेरिएबल्स सिंपल हमारे पास जैसे आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, एंड रिलेशन अमंग देम, एंड रिलेशन अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, इन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और इन वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। डायनेमिक्स में हमारे पास क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स में, तो इसके दो मतलब होते हैं। इसका मतलब हम लोग फोर्स एंड एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फोर्स और एनर्जी। जब हम किसी भी प्रॉब्लम के अंदर फोर्स और एनर्जी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब हम लोग डायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है, इसमें एग्जांपल ऑफ चैप्टर सही हमारे पास है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास है काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स को हम फर्दर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स हमारे पास 1D आ जाएगा, 2D है, सर्कुलर मोशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के जो होते हैं जिसमें हम सिर्फ मोशन वेरिएबल्स और उनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे, या स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनको सॉल्व करना, ये सब अगर हम बात करने वाले हैं तो हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। डायनेमिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, तो डायनेमिक्स में हम लोग सिंपल ऐसे, जहां पर हम लोग फोर्स के स्टडी को करेंगे, जैसे हमारे पास एनएलएम होता है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, जो उसके बाद का चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास आता है डब्ल्यूपीई, विच इज वर्क पावर एनर्जी, देन सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास चैप्टर है। आरबीडी, रोटेशनल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एसएचएम, वेव्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से हम प्राइमरली बड़े लेवल पे हम लोग इस पूरे न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास काइनेमेटिक्स है एंड देन डायनेमिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो काइनेमेटिक्स जो है, इसको दो भागों से बनाया गया है, काइनी एंड मैटिक्स। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो काइनी है दैट इज मोशन, ये मोशन को डिनोट करता है, और मैटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन वेरिएबल्स या मोशन को पढ़ने को हम लोग काइनेमेटिक्स करते हैं। तो हम लोग काइनेमेटिक्स को सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इन मोशन वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर आर वेक्टर की बात की, यहाँ पर मैंने एस वेक्टर की बात की, वी वेक्टर की बात की, ए वेक्टर की बात की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं, भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो
तो पोजीशन वेक्टर एज द नेम सजेस्ट एक वेक्टर ही है। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया और ऑब्वियसली हमारे पास ये ओरिजिन हो गया है, ठीक है, 0,0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी बंदे को खड़ा कर देते हैं। ये ओरिजिन है ना, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी बंदा मान लो यहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ है जो यहाँ पर सबको ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं वो किसी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। इसको रेफरेंस फ्रेम भी कहा जाता है। मतलब हम इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों के ऊपर कमेंट करेंगे, बिकॉज कितने सारे लोग हो सकते हैं, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो बंदा कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर अगर हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ डिस्कस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वाई एक्सिस बना लूंगा, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब मैं ओरिजिन पे रहूंगा और अब मैं सभी के कोऑर्डिनेट्स पोजीशंस के बारे में बात करूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए पॉइंट है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो पोजीशन वेक्टर कुछ और नहीं होता है, सिंपल आप क्या करिए, यहां से इस ए को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमारे पास बनेगा, इसको हम पोजीशन वेक्टर कह देंगे, इसको R1 वेक्टर कह देते हैं। तो R1 वेक्टर बेसिकली है क्या, दिस इज नथिंग बट, आप हमने वेक्टर्स में वेक्टर बनाना सीखा है। अगर हेड के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, टेल के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल के कोऑर्डिनेट्स आपको वेक्टर मिल जाता है। तो ये आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। दूसरा, हमारे पास किसी और के लिए पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हमारे पास बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने पड़ेंगे। क्या है कोऑर्डिनेट्स उसके, बेसिकली x2 y2 मान लो, तो बेसिकली R2 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो इस तरह से हमने इसके पोजीशन वेक्टर को भी लिख दिया। तो पोजीशन वेक्टर लिखना सबसे आसान है। आप क्या करिए, उसके कोऑर्डिनेट्स पता करिए एंड देन उसको ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, वो आपका कोऑर्डिनेट बन गया। या सिंपली यहाँ पर कह दो कि भाई इसको अगर मैंने O बोला है तो बेसिकली, और यहाँ पर ये B है, तो ये सिंपली कुछ और नहीं OA वेक्टर ही है, और ये हमारे पास क्या है, ये OB वेक्टर है। तो ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर, सबसे इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, हम इसके बाद में बात करते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे इसी में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इसी में बात कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो वही हम लोग देखा, ध्यान रखना पूरे काइनेमेटिक्स में हम पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के चलेंगे पोजीशंस को कमेंट करने के लिए। तो ये एक्स और वाई है, तो समझ लीजिए कि भाई ये हमारे पास ए पॉइंट था और ये हमारे पास बी पॉइंट था, ठीक है। तो इसका हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट बता दिया, भाई हमारे पास कितना था इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट, R1 वेक्टर था, और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, R2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना, पोजीशन कोऑर्डिनेट हमेशा उसका टेल जो होगा वो हमेशा ओरिजिन पे होगा, जिसका हेड होगा उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। चलिए, ऑलराइट, सो अब हम थोड़ा और देख लेते हैं इसको, कि यहां पर हमने बोला कि भाई हमारे पास इस तरह से हमने दो पॉइंट्स के पोजीशन कोऑर्डिनेट दे दिए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और डेफिनेटली हमेशा देखना कि हमेशा लाइन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर लाइन होगी जो कि दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और ध्यान रखना, क्योंकि एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो जब भी आप लिखते हो डिस्टेंस को, तो आपको विथ डायरेक्शन भी बताना होता है, डायरेक्शन की भी जरूरत है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, स्केलर। ये हमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, या फिर मैंने जब वेक्टर्स करा रहे थे तो मैंने बताया था। तो डिस्टेंस जो हमारे पास होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हमें डायरेक्शन को एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये क्या होता है, इट इज द रियल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के द्वारा जो रियल पाथ लेंथ होती है, रियल जब आप लेंथ ऑफ पाथ मेजर करते हो तो हमारे पास जो वो निकल के आता है वो डिस्टेंस होता है। इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पर देखो,
जब मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल ए से बी पे जा रहा था, तो मान लीजिए वो कैसे भी जा सकता है। तो मान लो यहाँ से ऐसे करके ऐसे कैसा भी पाथ ले सकता है। मान लो इस तरह से चला गया, दिस इज द रियल पाथ दैट पार्टिकल चोज टू गो। तो हमारे पास ये जो पाथ है, ये पाथ लेंथ कहलाएगी डिस्टेंस। और अगर मैं यहाँ पर सीधा ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज बंदा ए टू बी गया है, ए टू बी गया है, तो डायरेक्शन है हमारे पास ए से बी की तरफ। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारे पास कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारे पास ये ब्लैक लाइन है, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि पार्टिकल ए से बी के बीच में एक्चुअल में कैसे चल के गया, और उस पूरी लेंथ को जब मैं मेजर करता हूं तो हमें वो डिस्टेंस देता है। लेकिन अगर आप सीधा चले जाएंगे ए से बी के बीच में, तो वहां पर जो आएगा मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, इट डज नॉट टेल यू द रियल पाथ बट जस्ट ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरी बात है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल बोलना चाहूं तो आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा लेस देन या इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, हम सिर्फ बात कर रहे हैं उसकी लेंथ की, कंपेयर तो कर नहीं सकते बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो हमेशा उससे छोटा हो गया, बराबर हुआ किसके, डिस्टेंस के, राइट। अगर बंदे ने सीधा चलने का डिसाइड कर लिया तो हमारे पास क्या होगा, वो इक्वल भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होगा ऐसा। तो हमारे पास ये सिंपल आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। तो अब इसमें हम लोग एक कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम इस चीज को और अच्छे से क्लियरली समझ पाए, क्योंकि इसमें काफी दिक्कत होती है लोगों को। ये बहुत बेसिक चीज है काइनेमेटिक्स की, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसमें दिक्कत आती ही। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से इसके चीज को अच्छे समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ पार्टिकल चल के जा रहा है यहाँ पर ऐसे। तो एक बंदा है, उसने सर्कल में पाथ ट्रेवल किया इधर से अलोंग द डायमीटर ऐसे, ठीक है। तो हाफ सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, लोअर वाले सर्कल को हटा देता हूं। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए यहां से बंदा स्टार्ट हुआ ए से, यहां गया बी पे, और ये आपका सेंटर था मान लीजिए सी। तो यहां पर मान लीजिए मैं बोल देता हूं यहाँ पर ये डी है, और यहाँ पर मान लीजिए ई है। तो पार्टिकल बंदा क्या कर रहा है कि मैन वॉक्स फ्रॉम ए टू बी टू ई टू बी अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप बताइए कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछने को बोल दिया भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालिए। क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आर रेडियस है, मान लीजिए इसका रेडियस मैंने बोल रखा है, सर्कल और पाथ का रेडियस हमारे पास आर है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, तो डिस्टेंस हमने बोला है कि भाई पूरा का पूरा सेमी सर्कल उसने ट्रेवल किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर। वहीं अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट का मॉड क्या है, ऑब्वियसली हम कंपेयर नहीं कर सकते, रेशियो निकालने को बोला तो उन्होंने मैग्नीट्यूड ही पूछा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये सीधी सीधी हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस जो कि 2r लेंथ की है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2r। तो अगर कोई बोलता है इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाता है इसमें, बेसिकली पाई बाय 2। आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए रेशियो 1 नहीं आ रहा, ऑब्वियसली डिफरेंट ही आना चाहिए था, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली छोटा है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस। चलिए एक क्वेश्चन इसके लिए और कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी डेवलप हो जाए, और फिर हम इसके बारे में और भी बातें करते हैं। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम स्पीड्स के ऊपर भी जाएंगे। ओके, नाउ एक क्वेश्चन एक सिंपल सा और देता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि देखिए हमारे पास इस तरह से मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिया हुआ है, इस तरह से ये, और मान लीजिए ऐसा, तो ये हो जाएगा x y एंड z। तो मैंने बोला कि भाई पार्टिकल क्या किया, पहले यहां गया कितना, x के अलोंग कितना a डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वो पैरेलल टू z गया, ठीक है, कितने से, b से, और उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ उठा, यहां तक आया, कितना, c ट्रेवल किया। तो बंदा कहां से गया, पहले वो गया a, देन गया b, देन गया c, और देन गया d पे। तो ये उसने रियल पाथ ट्रेवल किया, ब्लू वाली लाइन की जो मैं बात करता हूँ। सो दिस इज द रियल पाथ विच इज ट्रेवल्ड, ऐसा ये।
इधर। अब इसमें बोल रहे हैं कि भाई फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें वही बोल दिया भाई, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये निकालने को बोल दिया। तो अगेन निकालने को बोल रहे हैं तो हम ऑब्वियसली वो डायरेक्शन की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा पाथ लेंथ को ऐड कर लो। यहां से ए चला, बी चला, सी चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ निकालना है। इसका मतलब आपको ये सीधी लाइन हमें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो आप क्या करिए, इसमें हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो किसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए और हमें डिस्टेंस निकालनी है ए से। तो कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूं। इसकी अगर मैं बात करूं तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है, जेड कोऑर्डिनेट कितना है, बी है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, सी है। तो हमें इस डी को इससे डिस्टेंस निकालना है, तो हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बिकॉज हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास आएगा। दिस वैल्यू इज डेफिनेटली गोइंग टू बी स्मॉलर देन दिस, राइट, बिकॉज अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव टर्म और आती है। तो अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो डेफिनेट ये चीज छूटी हुई। तो इसके बेस पे भी मैं कह सकता हूं कि भाई हमारे पास इसमें भी आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। अब ये हमारे पास हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने बड़े लेवल पे देख लिया है क्या होता है। अब मैं थोड़ा छोटे लेवल पे देखता हूँ कि इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस और इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, राइट। हमने डिस्टेंसेस के बारे में बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, बट हमने बिगर लेवल पे बात की है। तो हम लोग बात करते हैं भाई इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटेसिमल, तो इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है बहुत छोटा, राइट। तो मान लीजिए किसी बंदे ने इस तरह से पाथ ट्रेवल किया, तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि भाई आपका यहां से यहां तक पाथ उसने ट्रेवल किया है, ए से लेके ये फाइनल डिस्टेंस हमारे पास बी है। तो हमारे पास जो आपका ये स्ट्रेट लाइन आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ डिस्टेंस को, और इसको मैं बोलता हूँ एस डैश। तो एस डैश इज डिस्प्लेसमेंट एंड एस इज डिस्टेंस। अब हम बोल रहे हैं कि भाई हमें डेफिनेटली पता है कि भाई जो एस डैश है वो आपका लेस देन एस है, देयर इज नो डिनायल इन दैट। बट हम बात करते हैं इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, यानी हम लोग ds और ds डैश को कंपेयर करना चाहते हैं। तो अगर मैं बहुत ही छोटे लेवल को लूं, मान लो इतने छोटे लेवल को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बताऊं, तो इस पूरे लेवल में अगर एक्सट्रीमली स्मॉल है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इस स्मॉल लेंथ में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल कम आउट टू बी सेम। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस will be equal to mod of magnitude of displacement। ठीक है, तो छोटे से लेवल में जो हमारे पास छोटा सा लेंथ है उसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई मॉड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। और मैं इसको अच्छे से प्रूव भी कर सकता हूं। देखो हमारे पास क्या है कि भाई इस तरह से हमारा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मान लीजिए एस डैश हमारा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी के अलोंग अगर मैं ऐसा कर देता, कोई एक्चुअल पाथ इसने कैसे ट्रेवल किया, इसने एक्चुअल पाथ मान लीजिए ऐसे ट्रेवल किया, तो यहाँ पर अगर मैं छोटे 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 वेक्टर्स लगा देता हूँ, मान लीजिए छोटे हैं मैं, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए मैं बड़े बड़े बना रहा हूँ। इस तरह से अगर मैं सभी वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर दूं, तो आपको पता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, और इन सब का जो एडिशन है वेक्टर एडिशन, दैट विल गिव यू द फाइनल वेक्टर लेंथ एज वेल। तो ये छोटे छोटे हमारे पास जो वेक्टर्स हैं इनको जब मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास यही बनेगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारा यही फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे लेवल पे देख रहा हूं, सिर्फ इसको देखता हूं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है। और जब हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, क्योंकि अगर उसको ए से बी जाना है और उसको सीधा ही चलना है तो वो एक ही रास्ते के अलॉन्ग जा सकता है, वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा चल के जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। तो अगर मैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ्स की बात करता हूं तो उन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अगर इसको हम दिखाना चाहते हैं तो भाई ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं कि d of s that means very small distance will be equal to d of s dash which is very small displacement। इसको सही से लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि d of s जो हमारे पास होगा वो d of s डैश वेक्टर का मॉड होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड।
इसके बराबर होगा। ये हमें याद रखना है बिकॉज हमें वेलोसिटीज को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं स्पीड्स के ऊपर चले जाते हैं। ये अगर समझ में आ गया हो तो इसी में मैं आपको कवर कर देता हूं। हमारे पास थर्ड चीज है स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको थोड़ा देख लेते हैं साथ में। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? देखो वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास जो वेलोसिटी होता है, जैसे हम सिंपल देख लेते हैं, जो आपका वेलोसिटी या फिर स्पीड है, वेलोसिटी की बात करूं और स्पीड की बात करूं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहली बात हमारे पास एवरेज और दूसरा हमारे पास इंस्टेंटेनियस। तो पहला हमारे पास होगा एवरेज, इन दोनों का एवरेज वाले की बात करेंगे, और दूसरा हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज वेलोसिटी आप निकालो तो आपका होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द एंटायर डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी अगर मैं जो लिखना है तो वेलोसिटी एवरेज में ऐसे लिखूंगा, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर दैट जर्नी फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो एवरेज स्पीड को आप v से ही दिखा सकते हो, ऊपर वेक्टर मत लगाओ, एवीजी लगा दो या फिर c से, आपको जैसा सही लगता है। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारे पास होता है। दिस इज हाउ वी डिफाइन एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस में हमारे पास थोड़ा अलग होता है। इंस्टेंटेनियस में हम लोग जो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, देखो वेक्टर लगा दिया तो वेलोसिटी होता है, इसमें भी हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें कभी भी वेक्टर लगा हुआ नहीं दिखेगा, इसमें हमेशा जब भी वेक्टर लगा हुआ दिख जाए समझ लेना कि वेलोसिटी की बात चल रही है, बिकॉज स्पीड और वेलोसिटी के लिए ऑलमोस्ट नोटेशन हम सेम ही यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास होती है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम टेकन, मतलब बेसिकली है ये एवरेज वेलोसिटी ही। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, कंप्लीट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। ये हम छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहे हैं dt, तो dt टाइम इंटरवल में जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसने ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, तो आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो आ गया। वहीं पर अगर मैं एवरेज स्पीड की बात, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता हूं तो ये d ऑफ डिस्टेंस हो जाता है। मान लीजिए आप s से डिनोट कर दो, बट इस केस में मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, दिस इज डिस्टेंस। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो ds है वो हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको दिखा दिया है कि छोटे लेवल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर आप, मैं इसको ds वेक्टर लिख रहा हूँ तो इसको ds लिख सकता हूँ, बिकॉज भाई वैल्यू वाइज ds वेक्टर और ds सेम ही होंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हम उठा के लग सकते हैं। या यूं कहें कि अगर हम छोटे लेवल पे, यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो छोटे लेवल पे इन्फिनिटेसिमल लेवल पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं उसी को डिस्टेंस कहते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं कह सकते। बड़े लेवल पे दोनों में काफी अंतर है, और मैंने बता दिया क्या क्या अंतर है। वो हमेशा छोटे होने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से कोई लेना नहीं, बस इतना है कि वो हमेशा छोटा होता है, बराबर हो सकता है। इन्फिनिटेसिमल लेवल यानी बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। तो वही हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही रख दिया। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, दैट्स इट। तो सुनो ध्यान से, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज, पहले हम एवरेज वेलोसिटी को पकड़ लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस को समझेंगे, राइट। तो इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या होता है, देखो पहले इंस्टेंटेनियस को देखो। यहाँ पर मान लीजिए बंदे ने इस तरह से पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, यहां से वो बंदा ए से गया और यहाँ पर बी पे आया, तो डेफिनेटली उसने डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल की, ये ट्रेवल की उसने, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की पूरा एस वेक्टर उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, और उसने एस या फिर मैं बोलता हूँ डी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। मान लीजिए डी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पूरी जर्नी को उसको यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे बंदा स्टार्ट हुआ था और बाद में यहाँ पर पहुंचा कितना, t इक्वल टू कैपिटल T सेकंड्स में, यहाँ पर पूरा एंड तक पहुंचने में टाइम लगा। तो अगर कोई बोलता है कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है आप सीधा वेक्टर लगाओगे, वहां पर आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। बोलोगे भाई एवरेज स्पीड निकाल दो, वही मैं यूज कर रहा हूँ नोटेशन,
स्पीड के लिए, आप चाहो तो अलग भी यूज कर सकते हो बट वेक्टर नहीं लगाएंगे वो सब। तो एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये हमारे पास हो गया एवरेज स्पीड, ये हमारे पास है एवरेज स्पीड, ठीक है, और ये हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब यहीं पर आती है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में हमें कुछ एक सेक्शन को देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर देखना स्टार्ट करते हैं, यहां पर तो आपको पता है कि यहां पर जो ds वेक्टर आएगा और d ऑफ d आएगा, स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैंने आपको भी बताया कि स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो अगर मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहूंगा विच इज ds वेक्टर अपॉन dt, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहूंगा विच इज ds अपॉन dt, तो हमारे पास क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। इसको याद रखना है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ये हमारे पास है, ये वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस, और ये हमारे पास स्पीड है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे यहां पर अगर मैग्नीट्यूड बताना तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं इसको वेक्टर बना के फिर मॉड लिखूंगा, राइट। इसका मतलब होता है कि हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सीधे अगर हमने वेक्टर नहीं लगाया इसका मतलब वो स्केलर है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना नोटेशन में। अब हम क्या करते हैं कि भाई इसमें देख लेते हैं। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, हालांकि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, बट मैग्नीट्यूड निकालोगे दोनों का सेम निकलेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज, मैंने बताया था, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है, ds एंड dd सेम होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ds ना लिख के d ऑफ d लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों सेम होने वाले हैं, इसलिए मतलब ये होने वाला है। तो इतना हमेशा याद रखना, इसको याद रखिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होते हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, हमेशा। इसको चाहे तो याद भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के बराबर होता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली वो स्पीड होती, इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली वो स्पीड होती है जिससे थ्रू आउट द जर्नी चल रहा है। एक्चुअल स्पीड, स्पीडोमीटर में जो आपको स्पीड देखने को मिलती है वो स्पीड, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमारे पास, अगर डायरेक्शन को ले लेंगे तो उसको मेजर तो नहीं कर सकते किसी डिवाइस से इन द कार, बट रेदर डायरेक्शन को भी अगर कंसिडरेशन में लेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन भी बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 मीटर पर सेकंड से अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो इंस्टेंटेनियसली अगर आपका स्पीडोमीटर 10 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट आप लिख देते हो 10 ऑफ नॉर्थ, देन इट बिकम्स वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहने वाले हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। एवरेज में काफी अंतर होता है, इंस्टेंटेनियस में कोई अंतर नहीं होता, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। तो अब अगर हमें ये क्लियर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस छोटे से कंसेप्ट पे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत ही सिंपल सा, कि एक पार्टिकल है वो यहां से पहले स्ट्रेट लाइन पास जा रहा है, यहां गया फिर बाद में यहां गया। मैंने बोला कि ये ए है, ए टू बी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहां पर सी है। सी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि भाई यहां पर ये v1 स्पीड से चल रहा है, ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक डायरेक्शन में चल रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो तो बात बराबर है। ए से लेके सी तक वो v1 स्पीड से चलता है और सी से लेके एस तक वो v2 स्पीड चलता है। आपको बोला गया है फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। आपको बोला है भाई एवरेज स्पीड निकाल दो ए से बी के बीच में, सिंपल सा ये बात पूछी गई है। अब कैसे करोगे भाई, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दी हुई है, तो हमारे को पता है कि भाई ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हो सकता है एस हो, तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है एस हो, या फिर मैं एक्स मान लेता हूं, एस का क्लैश हो रहा होगा, तो ये एक्स डिस्टेंस है, हमारे पास एक्स डिस्टेंस है। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस विच इज 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। अगर हमें टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हमें टोटल एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो हम लोग टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो भाई हमारे पास टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, अच्छा टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ए टू सी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी,
कैसे निकालोगे भाई, यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल की उसने x से और हमेशा v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो हम सीधा लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अगर तुम्हारा v हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि ये हमेशा v1 स्पीड से चल रहा है और हमें पता है कि एवरेज स्पीड के केस में मैंने बोला डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा स्पीड के केस में इंस्टेंटेनियस में, तो v इज इक्वल टू डी ऑफ d अपॉन dt होता है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन अपने को आता ही है ये इंस्टेंटेनियस के केस में, तो d अप इंटू dt इज इक्वल टू v dt, राइट। v अगर कांस्टेंट है तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, राइट, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी v इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टाइम टेकन। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो आप सीधा का सीधा कह सकते हो भाई स्पीड इंटू टाइम को डिस्टेंस लिख सकते हो, तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया, फिर टाइम को आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x, कितने स्पीड से जा रहा है v1 से, और यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन v2 से जा रहा है, रख दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाता है 2 ऑफ x होल डिवाइड बाय x बाई v1 प्लस x बाई v2, ये हो जाएगा x से x को कैंसिल कर दीजिए, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, एंड उसका एलसीएम ले लीजिए एंड देन सी व्हाट हैपेंस, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं विदाउट मच ऑफ एन इशू। तो पूरे पाथ के लिए एवरेज स्पीड क्या है वो हमने इस केस में निकाल लिया, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है तो आपका ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। इंस्टेंट अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज भी आपकी वही v निकलेगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम हर थ्रू आउट उसने v से ट्रेवल किया, तो vt लिख दो इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, dt कट जाएगा, v आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम निकलेगा, ठीक है, इतना हमेशा याद रखोगे। स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम निकलेगा, और लेकिन हम ये नहीं कह पाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना, इनको अलग अलग मानो। इन दोनों को आप सेम मान सकते हो व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। चलिए, तो अगर ये हो गया तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं कि भाई इसको इसके ऊपर और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के जैसा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि भाई यहां पर बंदा जा रहा है ए से लेके बी तक, वहीं जा रहा है, ए से बी गया, यहां पर सी पॉइंट था, सी हमारे पास अगेन मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट, ये हुआ। तो यहां से यहां तक वो v1 स्पीड तक चला, फिर क्या बोला जाता है, तो फ्रॉम C to B he traveled with V2 for half the remaining time, ठीक है, और and with V3 with other half, मतलब for other half basically, ठीक है, ये हमारे पास है। तो बेसिकली हमारे पास है C to B में हमारे पास क्या होता है कि भाई बेसिकली ये मिड पॉइंट हमारे पास है C का, इसमें ये स्टार्टिंग में V1 से चला, फिर C से B जब वो जा रहा था तो जो रिमेनिंग टाइम बचा उसका आधा टाइम के लिए वो चला V2 से, और उसके बचा वो जो टाइम है उससे वो चला V3 से। तो हमारे पास ये हो गया। अब बताइए कि भाई वही सिस्टम है कि भाई एवरेज स्पीड बताओ, V एवरेज कितना होगा, निकालो भाई, कैसे निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हमारे पास इस पूरे रीजन में हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, और यहां पर वो कुछ समय के लिए क्या चल रहा है, V2 से चल रहा है, और बाद में कुछ समय में V3 से चल रहा है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का टाइम उसको T2 लगा, भाई ऐसे नहीं बताना चाहिए बट मैं बता रहा हूं, भाई यहां से यहां तक T2 टाइम लगा और यहां से यहां तक T1 टाइम लगा। तो T2 वाज रिमेनिंग टाइम व्हेन ही क्रॉस्ड C, तो हाफ ऑफ दैट टाइम के लिए वो V2 से ट्रेवल किया और हाफ ऑफ नेक्स्ट हाफ के लिए V3 से ट्रेवल किया। मान लेते हैं वही हमारे पास कि ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या थी, x थी, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या थी, मान लीजिए ये भी x थी, बिकॉज मिड पॉइंट है।
वही काम करना है। एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस विच इज 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टी ए बी हम लोग कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा देख लेते हैं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप T1 सीधा निकाल लोगे, T1 इज नथिंग बट x अपॉन V1, ये हमारे पास हो गया। इसकी बात करते हैं, यहां थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं। आप देखो भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर x है, तो इसने ट्रेवल कितना किया होगा, T2/2 के लिए टाइम चला, तो हमारे पास V2 इंटू T2/2 के लिए चला, और फिर अगला उसने V3 से चला, वो भी T2/2 टाइम के लिए चला। तो बेसिकली हमारे पास T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x अपॉन V2 प्लस V3, ये। तो इतने टाइम के लिए वो चला, तो T1 मिल गया, T2 मिल गया। ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द एवरेज speed of this entire thing. Now, let's see. तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस इज 2x अपॉन टोटल टाइम इज T1 प्लस T2, रख दीजिए T1 प्लस T2 को, और हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x अपॉन V1 प्लस 2x अपॉन V2 प्लस V3, ठीक है, x से x को कैंसिल कर दीजिए, 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 2 अपॉन V2 प्लस V3, क्या हो जाता है ये, आप फिर एलसीएम ले लीजिए, जो भी करना है आपका, सीधा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V1 इंटू V2 प्लस V3 होल डिवाइड बाय कितना, 2 टाइम्स ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा। मैंने तरीका बता दिया किस तरह से निकालना है, आपको पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की डेफिनेटली डिफरेंट आएगी, लेकिन अगर आप जिस ड्यूरेशन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उस ड्यूरेशन की अगर एवरेज स्पीड निकालते हो तो इसमें V1 ही आएगा। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड उस पूरी जर्नी के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होती है। वेलोसिटी के लिए हम, उसके लिए स्पेशल कंडीशंस है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम स्पीड के लिए इतना डेफिनेटली कह सकते हैं। चलो, ये तो हमने वन डायमेंशनल कर लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 डायमेंशनल वाले में आते हैं, जिसमें हमारे पास थोड़ा सा अलग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलने वाली है। ठीक, देखें यहां पर, तो देखिए यहां पर पहला हमारे पास, जैसे इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला वही सर्कल वाला ले लेते हैं, तो सर्कल वाले में हमारे पास क्या, सेमी सर्कल हम लोग उठाते हैं, यहां पर वही वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, ऐसे। ये हमारे पास क्या है, C है, ये हमारे पास क्या है, A है, और ये हमारे पास क्या है, B है। तो मान लीजिए ये बंदा यहां से एक्चुअल में जा रहा है चलते चलते, ऐसे ऐसे गया, ठीक है। तो A से लेके B तक जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इस पूरी जर्नी में ये V से ही चल रहा है, ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड इसकी V दी हुई है। अब आपको बताना है कि अगर इसका रेडियस हमने बोल रखा है कि भाई R है इसका रेडियस, तो बताइए वेलोसिटी एवरेज, अगर मैं सीधा बोलूं कि भाई एवरेज स्पीड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा, ये आप बताइए, थोड़ा सा निकालना है, राइट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो हम वेक्टर बना के मॉडल लगाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। नाउ लिसन टू दिस, इसमें हमारे पास क्या, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे भाई, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, अगेन मैंने बोला है एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, पाई आर ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना लगेगा भाई, अच्छा v स्पीड से चल रहा है, तो v स्पीड से चल रहा है, तो हमें पता है भाई इस पूरे डिस्टेंस में ट्रेवल कितना कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो पाई आर अपॉन वी ही लगने वाला है। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो पाई आर अपॉन वी करेंगे तो भाई v ही निकलेगा। और मैंने बोला भी था भाई कि अगर कांस्टेंट स्पीड से थ्रू आउट द जर्नी चल रहा है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम आती है। लेकिन वहीं अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का मॉड निकालता हूं, तो इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 2r का है, तो 2r अगर करेंगे, और वेलोसिटी हमारे टाइम हमें पता है कि पाई आर बाय बी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं भाई 2v अपॉन पाई, इस तरह से हमारा हो जाएगा। और हम इसका रेशियो निकालेंगे, फिर आप निकाल सकते हो कितना आएगा, पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा इसका रेशियो। तो आराम से इस तरह से हम ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और भी नए क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग क्या, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलो भाई, कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल है, वो यहां से एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, गया
टर्न लिया उसने और फिर वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ए से गया बी पे, यहां से यहां ट्रेवल किया उसने L1 और यहां से यहां उसने ट्रेवल किया L2, राइट। कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड हमारे पास कांस्टेंट थी और कितनी थी, v थी। निकालिए भाई एवरेज स्पीड क्या होने वाली है थ्रू आउट द जर्नी की और एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो आपको पता है भाई एवरेज स्पीड तो वही होगी, इसमें निकालने में कोशिश ही नहीं करनी। थ्रू आउट द जर्नी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड तो उतनी ही रहने वाली है। तो आप निकाल सकते हो कि एवरेज स्पीड तो हमारी v ही रहेगी, चाहो तो निकाल के देख लेना, उतना ही आएगा। नाउ एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली, ये तो हो जाएगा s अपॉन टाइम टेकन, यहां से लेके यहां तक जाने का। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया L1 माइनस L2, राइट। L1 माइनस L2 ये डिस्टेंस हो गया। टाइम टेकन निकाल सकते हैं भाई, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, L1 प्लस L2, कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल की, तो टाइम टेकन कितना हो गया, L1 प्लस L2 अपॉन v। इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, L1 प्लस L2 अपॉन v कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा सिंपली v L1 माइनस L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इस टाइप के मोशंस में भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो सेम ही रहती है, तो उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ अच्छा, थोड़े से डिफरेंशिएशन वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई किसी का पोजीशन जो है आपका 3t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब से वेरी कर रहा है, बताइए भाई इसका वेलोसिटी कितना होगा एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। देखो भाई अगर v लिखा है और नीचे कुछ avg नहीं लिखा है तो आपको इंस्टेंटेनियस ही मानना है, avg लिखा होता है तो एवरेज मानोगे, राइट। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को बोल रहा है, निकाल लो भाई, dx बाई dt है। इंस्टेंटेनियस में आप वेलोसिटी निकालो चाहे स्पीड निकाल लो, बात बराबर ही है, जो आपको सही लगे निकाल लो। डिफरेंशिएट कर दो, कितना होता है 60 माइनस 12t स्क्वायर, रख दो टाइम को, तो 6 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 4 24 माइनस 12 इंटू 16। सी व्हाट हैपेंस, तो 12 हमारे पास हो जाएगा माइनस 14 एंड जस्ट सिंप्लीफाई यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज v आपका बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था, जैसे v इज इक्वल टू, अगर वेक्टर की बात करूं मैग्नेट इसमें, तो हमारे पास क्या होता है कि दिस वी राइट एज ds वेक्टर अपॉन dt, राइट। बट इसको हम लोग dr वेक्टर अपॉन dt भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी होगा, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप या फिर अगर हम 1D की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमारे पास अगर ds बाई dt जनरली है, बट आप इसको dx बाई dt से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करो चाहे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करो, बात बराबर है ना। चलो मेरे ख्याल से ये वाला आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, आपको उसमें क्लैरिटी आ गई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं किस पे, एक्सेलरेशन पे, राइट। तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन और देता हूं ताकि वो क्लियर हो जाए। जैसे सुनो, जैसे मान लो ये एक्चुअल में ऐसे ही में आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए x और y हमारे पास ये है, और मैंने बोला कि भाई बंदे ने पाथ ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो वो a से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर b भी कोई पॉइंट है, यहाँ पर c पॉइंट है, d पॉइंट है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई e पॉइंट है। तो अब उसमें बोला गया है कि भाई आप बताइए ये y वर्सेस x ग्राफ है, तो y वर्सेस x ग्राफ में एक बार बता देता हूँ क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको कभी भी y वर्सेस x ग्राफ मिले तो इसको हम लोग कहते हैं लोकस। लोकस क्या होता है, लोकस इज रियल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, राइट, रियल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। रियल जब हम पाथ को प्लॉट करते हैं तो उसको लोकस कहते हैं। लोकस आपका y और x में प्लॉट किया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू
एनी पॉइंट ऑन दिस पाथ। ठीक है, ये हमारे पास। तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर हमने वाई एक्स कर्व बनाया है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर हमने वाई एक्स ग्राफ बनाया है, वैसे ग्राफ तो आप बहुत बनाएंगे लेकिन वो ज्यादातर टाइम के रिस्पेक्ट में होंगे। आप एस टी का ग्राफ बनाओगे, आप वी टी का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ्स बहुत बनाएंगे लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बनाए जाते हैं। वो रियलिटी नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ वेरियंस दिखाते हैं, इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ द मोशन इज चेंजिंग। बट अगर आपको एक्स वाई ग्राफ दिया है तो वो रियलिस्टिक प्लॉटिंग होती है उस पाथ की। मान लीजिए इस तरह से मैंने बना दिया पाथ, कोई चला है ए से लेके बी, दिस इज रियली हाउ ही हैव वॉक्ड। हमने ऊपर से देख के उसका फोटोग्राफ ले लिया, तो दैट फोटोग्राफ इज वाई एक्स ग्राफ। ना बेसिकली गूगल मैप से आपने डाउनलोड कर लिया, उसके पाथ को प्लॉट कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो यहाँ की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर होगी, मान लीजिए ऐसे v1। यहाँ की क्या होगी, इसके टेंजेंट होगी मान लो v2। यहाँ पर क्या होगी, इससे टेंजेंट होगी मान लीजिए v3। यहाँ पर क्या होगी, इससे टेंजेंट होगी यहाँ पर v4। हाँ, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस टेंजेंट ड्रॉ करो और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वहां पर आप बना दो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा लोकस का जो पाथ होता है उससे आपको उसी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जाना चाहता है तो वो टेंजेंशियल होगी। ये चीज हमें थोड़ी जाननी होती है फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये अगर हमें पता है तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो मैं यहां पर सिर्फ ये पूछने वाला था कि फाइंड अ पॉइंट वेयर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी and average velocity is same। ठीक है, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि भाई आपको ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है भाई, एवरेज वेलोसिटी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ही नापी जाएगी। तो अगर हम बात, अगर एक्स वाई ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट नापना, तो आप ऐसे मान लो भाई पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो गया सीधा। यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो गया सीधा। यहाँ आया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये देखो। यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट नापते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पोजीशन से नापा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर है तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ हो गया। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, इट इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसको हम देख रहे हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा पॉइंट जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन आपके एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होता है। तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कर्व में टेंजेंट भी बने। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम ऐसी वाली लाइन ये वाली ड्रॉ कर देते हैं, यहां से ये, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो यहां से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपकी टेंजेंट होगी यहाँ के लिए, राइट। कोई और पाथ के लिए स्पेशल आप कर सकते हो सकता है यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर जस्ट टच करके चला जाए, ये भी पॉइंट हो सकता है। मान लो यहाँ पर भी टेंजेंट ही बन रही है एक तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ करूं तो ये जस्ट टेंजेंट ही बन रही है। तो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर एक हमारे पास, यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ ड्रॉ करो तो हो सकता है ये टेंजेंट बन जाएगी। तो बहुत सारे पॉइंट देख सकते हैं, बट जो पॉइंट हमें दिख रहा है वो एक ये पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है। हो सकता है आप यहाँ से ट्रेवल करवा दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से आप इस तरह से इसको ज्वाइन करवा दो, ये। तो आपका ये भी पॉइंट हो सकता है जो आपका, और भी डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है आपको, उस पॉइंट से अगर आप कोई टेंजेंट बना सकते हो किसी और पॉइंट के लिए, देन यू कैन से कि भाई उस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट तक आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी डायरेक्शन की होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन होती है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी भी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो लोकस वाले होते हैं वो थोड़े बहुत आ जाते हैं, एससी और में ऐसा क्वेश्चन दिखने वाला है। नाउ अब अगर ये हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल नेक्स्ट पे जाते हैं, जो हमारे पास है एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं भाई एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन में भी अच्छा एक तो बात है कि एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन को फर्दर आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। और इसमें भी हमारे पास एक और आएगा, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। वही है, वेलोसिटी वाली कहानी है, बट इसमें एक्सेलरेशन में एक ही होता है, वहां पर वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था।
तो यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं तो एवरेज एक्सेलरेशन, बेसिकली एक्सेलरेशन इज किस तरह से डिफाइन किया, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी। फाइनली हमारे पास क्या है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होल डिवाइड बाय डेल्टा टी, टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिंपल डिफरेंशिएशन होता है dv वेक्टर अपॉन dt, राइट। ध्यान रखना जिसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड को नहीं डिफरेंशिएट करना है, यू कैन नॉट, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह का वही सिनेरियो बन जाता है। एवरेज वेलोसिटी ये भी हमारे पास एक ड्यूरेशन में होता है, जिस तरह से एवरेज वेलोसिटी लंबे ड्यूरेशन के लिए होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी छोटे ड्यूरेशन के लिए होता था, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन लंबे ड्यूरेशन में अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, बाद में क्या वेलोसिटी, कितना टाइम लिया, तो एवरेज निकालोगे और इंस्टेंटेनियसली कुछ छोटे टाइम इंटरवल के बाद देखोगे dt टाइम बाद कितनी वेलोसिटी हुई, फिर उसके चेंज को लिखते हो तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखने को मिलती है। तो चलो भाई इसके थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सिंपल वही है, देखो जैसे अगर मैंने बोला कि सिंपल सा वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने सर्कल वाला वही ले लेते हैं, इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट है c है, ये a है और ये हमारे पास b है, ऐसा बंदा यहां से ऐसे जा रहा है, राइट। मैंने बोला कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है v से, आप बताइए एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बताइए। ऐसे कैसे निकालोगे, तो सिंपल हमें पता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को वेक्टर, ध्यान रखना ये सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, टाइम टेकन डिवाइड कर रहे हैं वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो एवरेज निकालो एक्सेलरेशन चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, दोनों केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करते हैं। तो हमें a से b के लिए निकालना है, तो b की वेलोसिटी लेंगे, a की वेलोसिटी लेंगे, तो जब वो a पे रहा होगा, ये हमारे पास लोकस दिखा रहा है, रियल पाथ, जब रियल पाथ दिखाता है तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, तो यहाँ पर v ऐसा था और यहाँ पर v इस तरह से था। और दूसरी बात है, मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस के केस में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ये रहने वाला है। तो अगर मैं v1 की वेक्टर की बात करूं तो दैट विल बी v ऑफ j कैप, और v2 वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो दैट विल बी v ऑफ माइनस j कैप। टाइम टेकन कितना होगा भाई यहां से a से b जाने के लिए, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल, ये r रेडियस अगर मैं मान लेता हूं तो पाई r अपॉन v, इतना टाइम लग रहा है, स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, डिस्टेंस इज पाई r अपॉन स्पीड v। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर मुझे कोई बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर कर देंगे, होल डिवाइड बाय टाइम टेकन कर देंगे, मान लीजिए इस तरह से। तो क्या है फाइनल हमारे पास माइनस वी जे कैप है, माइनस वी जे कैप है, और टाइम टेकन हमारे पास कितना है, पाई आर अपॉन वी हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास आपका सीधा हो जाएगा माइनस 2v² अपॉन पाई आर, और ये हो जाता है जे कैप, इस तरह से। तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह से ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आप दोनों ही जो वेलोसिटीज यूज करने वाले हैं वो इंस्टेंटेनियस होती है वेलोसिटीज, ठीक है। चलिए नाउ सो अब हमने ये वाला देख लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो एग्जाम्पल एक और करते हैं। चलो ठीक है, ये तो हमारे पास आते रहेगा, हम लोग कुछ इक्वेशन वाला कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास किसी की जो स्पीड है, वन डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं, तो वन डायमेंशनल मोशन में आई कैप जे कैप कुछ नहीं है, v सीधा निकाला जाएगा। मैंने बोला टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आपसे बोला है कि भाई फाइंड क्या, पहला एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फ्रॉम t is equal to 2 seconds to t is equal to 4 seconds, right? Second, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एट t is equal to 5 seconds। ये दो चीजें पूछेंगे, ध्यान रखना, जब वो इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो किसी एक टाइम पे पूछेंगे, नाम ही है इंस्टेंटेनियस, लेकिन जब एवरेज पूछेंगे तो इंटरवल देंगे।
तो भाई देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहला हमारे पास है एवरेज। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हमने क्या बोला भाई, एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते थे, वन डायमेंशनल मोशन है ये, तो हमारे पास वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही में बन रहा है, या मैं बोल देता हूँ सीधा 1D में चल रहा है। ठीक है, 1D में चल रहा है, मतलब पार्टिकल इस तरह से जा रहा है एक डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो फिर प्लस आई कैप हो सकता है या फिर माइनस आई कैप हो सकता है, ऐसे, और तो कुछ होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 4 सेकंड्स लिखेंगे, माइनस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स लिखेंगे, अपॉन टाइम इंटरवल विच इज अगेन 2 सेकंड्स। तो अगर मैं बोलता हूँ 4 सेकंड की वेलोसिटी, तो 4 रख दो वहां पर, तो कितना हो जाएगा, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस 2, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, होल डिवाइड बाय कितना, 2। तो देखिए यहाँ पर, तो 4 क्यूब हमारे पास कितना होता है, ये हो जाता है हमारे पास 64, तो दिस इज 64 माइनस 16 3 जा 48, तो हमारे पास 48 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस 12, ये हमारे पास हो जाता है होल डिवाइड बाय कितना, 2। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 14 माइनस 8 इज 6, तो हमारे पास ये हो जाएगा, एंड ये हमारे पास 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 4 होल डिवाइड बाय 2, आप देख लीजिए टाइम टेकन, एंड देन यू कैन से दिस इज 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। 1D है तो हमें आई कैप जे कैप नहीं देखना है, प्लस आता है तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, माइनस आता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। वहीं पर अगर हमें बोला है भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो। तो हमारे पास क्या होता है, देखो भाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है, a डिफरेंशिएट कर दो 3t स्क्वायर माइनस 6t, कहां पर निकालने को बोला है, 5 पे, तो a आप निकालो कितने पे, 5 सेकंड पे, तो रख दो 5 सेकंड, तो 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5, कितना 25 3 75 माइनस 30, कितना हो जाता है 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं 5 सेकंड पे। ओके, सो ये सिंपलिस्टिक मैंने चीज अभी बताई है कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे में क्या डिफरेंस होता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या अंतर होता है, उनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस बताए। मैं एक रिकैप कर देता हूं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन पाथ जा रहा है तो। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम रहेगा। एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट में बहुत अंतर है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यूज किया जाता है उसमें, वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट आपको यूज करना है। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट दिया है तो एवरेज स्पीड भी उसी के बराबर ही आएगा, राइट। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डेफिनेटली आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट होने वाला है। एक्सेलरेशन की बात कर लें तो एक्सेलरेशन में हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आते हैं, दोनों को निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का यूज किया जाता है, ना कि एवरेज का। ठीक है, तो ये मेरा पहला लेक्चर हो गया, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ अच्छा क्वेश्चंस रखेंगे एस सी वर्मा से या दूसरी बुक से, एंड देन जो अगला लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, उसके बाद का, एंड देन मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड देन और भी हम इंक्लाइन वाले क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन विल गो फॉर काइनेमेटिक स्टडी। दिस इज हाउ विल प्रोसीड। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।